हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक की हमारे देश भर में बहुत चर्चा हो रही है। जैसा कि हमारे देश के कुछ महिला खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के ऊपर यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना जैसे कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप कितनी हद तक सही है या गलत है, हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक से, इस मामले से संबंधित चीज़ें हम लोग कुछ जानेंगे कि जैसे आरोप क्या होता है, संज्ञेय मामला क्या होता है, एफआईआर का प्रावधान कहाँ पे है, और किसी व्यक्ति के ऊपर जब अभियोग लगाया जाता है या दोष सिद्धि होती है तो संविधान के अंतर्गत उसको क्या संरक्षण प्राप्त है, और जब किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया गया आरोप गलत साबित होता है तो उस व्यक्ति को क्या अधिकार होते हैं, हम ये सब जानेंगे एक ही वीडियो में। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आरोप से कि आरोप क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आरोप। सीआरपीसी की धारा 2 ख में आरोप को परिभाषित किया गया है कि आरोप का कोई भी शीर्ष हो या आरोप का एक से अधिक शीर्ष हो। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है किसी चीज का, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर यौन अपराध जैसे गंभीर आरोप लगाए या आरोप लगाते हैं, तो यहाँ पे यौन अपराध इस मामले का शीर्ष होगा, आरोप का शीर्ष होगा। या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हत्या का अपराध लगाता है या आरोप लगाता है तो यहाँ पे हत्या आरोप के अंतर्गत शीर्ष होगा। तो दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 2 ख के अंतर्गत आरोप को बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 154(1) में संज्ञेय मामलों में सूचना के बारे में बताया गया है। जब कोई भी व्यक्ति थाने में या थाने के अधिकारियों के पास जाता है संज्ञेय मामलों से जुड़े हुए सूचना लेकर, तो उस थाने के भारसाधक अधिकारी कर्मचारी का ये कर्तव्य होता है कि वह उसको रजिस्टर में एफआईआर कॉपी में दर्ज करे, अभिलिखित करे। यदि वह सूचना मौखिक है तो उस व्यक्ति के निर्देशानुसार उसको अभिलिखित किया जाए, और यदि मामला स्त्री महिलाओं से जुड़ा है तो ऐसी सूचना महिला कर्मचारी द्वारा ही अभिलिखित किया जाएगा। 154(2) में हम पढ़ते हैं कि दर्ज की हुई सूचना, अभिलिखित की हुई सूचना की एक कॉपी तत्काल उस व्यक्ति को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यहाँ एक बात और जानेंगे, जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो दर्ज कराने वाले को सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर भी कराया जाता है और वह सूचना भारसाधक अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाया भी जाता है। तो दोस्तों, 154(3) खंड 3 में पढ़ेंगे हम कि जब कोई भी अधिकारी एफआईआर या उस संज्ञेय मामले को दर्ज करने में असफल रहता है तो उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा सारी बातों का सारांश लिखकर डाक के द्वारा सूचना से अवगत करा दिया जाएगा या करा सकता है। और ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक को उस मामले में संज्ञान लेने का पूरा अधिकार होगा। तो दोस्तों, 154 में 3 खंड है। खंड 1 में हमने जाना कि उस सूचना को दर्ज कराने का क्या प्रावधान है। अगर मौखिक में है तो उसके निर्देशानुसार वो अभिलिखित किया जाएगा, अगर लिखित में है तो ऐसे लिखेगा। खंड 2 में उसकी एक कॉपी तत्काल निःशुल्क उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। खंड 3 में पुलिस अधीक्षक के बारे में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भार साधक अधिकारी या कर्मचारी, कोई पुलिस भी है, वह असफल रहता है तो ऐसे में वह व्यक्ति
154 खंड 3 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को इस मामले से अवगत करा सकता है। अब हम जानेंगे कि जैसा हमारे देश के खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, तो संविधान के अंतर्गत धरना या प्रदर्शन करने का अधिकार हमें कहाँ प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ हम जानेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 समस्त नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कराता है या अधिकार देता है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संस्था या संगम बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। छठवां और लास्ट है कोई भी उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में समस्त नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। एक स्वतंत्रता और था जो हटाकर अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन संशोधन के जरिए हटाकर इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमने जाना आरोप क्या होता है, एफआईआर का प्रावधान कहाँ है और इसका क्या वे है। उसके बाद हमने जाना अनुच्छेद 19 के बारे में, जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पहला जो अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम बात करेंगे इसी टॉपिक के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत धरना करने या प्रदर्शन करने का अधिकार भी शामिल है। तो दोस्तों इसी अधिकार के अंतर्गत हमारे देश के खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ये अधिकार जो है ये आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जब तक कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, तभी तक अनुच्छेद 19 एक के का उसका संरक्षण करता है, अन्यथा उस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे थोड़ा सा कि संज्ञेय मामला क्या होता है। तो दोस्तों संज्ञेय मामला को सीआरपीसी की धारा 2 में बताया गया है। ऐसा कोई भी मामला जिसे प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संज्ञेय बताया गया है और ऐसे मामले जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वे मामले संज्ञेय मामले के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जाना। अब हम जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है और वह आरोप गलत साबित हो जाता है या झूठा होता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है उसको क्या कोई अधिकार प्राप्त है, क्या कोई संरक्षण प्राप्त है। तो हम जानेंगे आईपीसी की धारा 499 के बारे में। तो दोस्तों 499 मानहानि की बात करता है। जो कोई भी बोलकर, लिखकर, मुद्रांकित कर या किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाता है, आरोप लगाता है जो झूठा हो, तो ऐसी अवस्था में यदि वह आरोप गलत साबित होता है, झूठा होता है,
जिसका कोई आधार नहीं होता है। तो दोस्तों, जो कोई भी 499 के अंतर्गत मानहानि करता है, किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाता है, तो वह धारा 500 के अंतर्गत पनिश्ड किया जाएगा, जिसकी सजा है सादा कारावास, जो 2 वर्ष तक हो सकता है, जो 2 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों। तो दोस्तों, धारा 500 के अंतर्गत जो 499 के अंतर्गत अपराध करता है, वह धारा 500 के अंतर्गत पनिश्ड किया जाएगा, जिसकी पनिशमेंट है सादा कारावास, जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम एक पॉइंट और जानेंगे इसमें कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है या उसकी दोष सिद्धि होती है, तो क्या संविधान में उसको भी कोई संरक्षण प्राप्त है या नहीं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। तो जिस व्यक्ति की दोष सिद्धि होती है, तो उसको भी संविधान के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि वे अधिकार, वे संरक्षण कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इससे तात्पर्य यह है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, तब अपराध करने के समय जो विधि प्रवृत्त रहती है, प्रचलन में रहती है, तो अपराधी सिर्फ उसी विधि के अंतर्गत दंडनीय होगा, अन्यथा किसी विधि के अधीन नहीं। यदि कोई कानून अपराध करने के पश्चात लागू होता है, तो वह व्यक्ति उस कानून से दंडित नहीं होगा। और अब हम देखेंगे दूसरा संरक्षण क्या है। दोहरे दंड से संरक्षण। तो दोस्तों, यहाँ दूसरा संरक्षण जो प्राप्त है किसी भी अपराधी को, दोषसिद्ध व्यक्ति को, दोहरे दंड से संरक्षण। इससे तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार पनिश्ड नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट और लास्ट। तीसरा पॉइंट हमारा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही खिलाफ, अपने ही विरुद्ध कोई बात स्वीकार करने के लिए, कोई अपराध स्वीकार करने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा अनुच्छेद 20 में किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति को 3 तरह के संरक्षण एवं अधिकार प्राप्त हैं। पहला कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा आत्माभिशंसन से संरक्षण। तो दोस्तों, इस छोटे से सेशन में हमने कई चीज जाना और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।